महाभारत और रामायण हिंदुओं के सबसे प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं। दोनों ही भारत के सबसे धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथों के रूप में पहचाने जाते हैं। विश्व के सबसे लंबे साहित्यिक ग्रंथ महाभारत और श्री राम की जिंदगी पर आधारित रामायण आज भी दुनिया के विभिन्न समाजों के लिए रहस्य बने हुए हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जब भारत की धरती पर भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था, उस दौरान विदेशी मुल्क क्या कर रहे थे? क्या द्वापर और त्रेता युग में भी अमेरिका, रूस और चीन जैसे देश थे? इसका उत्तर ज्ञात करने के लिए हमें धार्मिक ग्रंथों का गहन अध्ययन करना होगा। जी हाँ, दूसरे देशों और संस्कृतियों का हमारे प्राचीन ग्रंथों एवं पुराणों में उल्लेख है। अगर हम वाल्मीकि रामायण को ही ले लें तो आप उसमें विभिन्न देशों के संदर्भ पाएंगे। बड़े बड़े विद्वानों की माने तो रामायण के दौर में अमेरिका को खोजा तक नहीं गया था और महाभारत का युग जीसस क्राइस्ट के पैदा होने के 1000 से 1500 साल पहले आया था। महाभारत के समय पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को भारत कहा गया था। ये भारत आधुनिक भारत से कहीं ज़्यादा बड़े क्षेत्र में शामिल था। उस जमाने में भारतीय महाद्वीप पर अलग अलग शासकों का राज था। ऐसे उदाहरण भी हैं जो साबित करते हैं कि महाभारत और रामायण के साम्राज्य भारत के बाहर मौजूद थे। जैसे सीता माँ का जन्म मिथिला में हुआ था, जो मौजूदा दौर में नेपाल में स्थित है। कैकई का साम्राज्य यानी माद्रा साम्राज्य आज के पाकिस्तान में मौजूद है। गांधार साम्राज्य वर्तमान समय में अफगानिस्तान में स्थित है। वहीं कंबोजास साम्राज्य को ईरान और पाराम कंबोजास आज के ज़माने के हिसाब से तजाकिस्तान में मौजूद है। अगर दुनिया के बाकी हिस्सों की बात की जाए तो वहाँ पर भी मानव अस्तित्व की मौजूदगी के अंश मिलते हैं। पुरातात्विक और पौराणिक सबूतों का विश्लेषण करने पर सामने आया कि ये सभ्यताएं भारतीय सभ्यता जितनी विकसित नहीं थीं। साफ है कि आधुनिक पश्चिमी सभ्यता केवल 300 से 500 साल ही पुरानी है। इतना ही नहीं, अगर पुराणों की माने तो क्रौंचा द्वीपम में एक जंगल मौजूद था जिसे कपिलारण्य कहा जाता था। यही जंगल आज कैलिफोर्निया के नाम से जाना जाता है। अस्त्र आलयम, जहां पांडव अपने अस्त्र शस्त्र और हथियारों को रखा करते थे, उसे आज ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है। सन 1500 से लेकर सन 1750 तक आधुनिक पश्चिमी सभ्यता का बोलबाला रहा और बदलते समय के साथ साथ अलग अलग सभ्यताओं ने अपना रुतबा कायम रखा। इस हिसाब से देखा जाए तो भारतीय उपमहाद्वीप दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता रही। महाभारत में कई ऐसे तत्व भी मौजूद हैं जो चीन के अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। महाभारत में चीनियों के साथ असम के राजा भागादत्ता की अपनी सेना थी। वहीं राजा सभा पर्वण जैसे जगह में भी चीनियों से घिरा रहता था। उस दौर में सिंधु घाटी सभ्यता और इस्तांबुल के बीच व्यापार का एक रूट हुआ करता था। रामायण में श्री राम जी की पत्नी सीता जी को खोजने के लिए 4 अलग अलग दिशाओं में निकले वानरों के बारे में वर्णन किया गया है। वानरराज सुग्रीव ने पूर्व की ओर यात्रा करने वाले खोजी समूह को बताया था कि पहले उन्हें समुद्र पार करना होगा और याव यानी जावा द्वीप में उतरना होगा। उसके बाद उन्हें एक और द्वीप पार करके एक लाल पीले पानी वाले समुद्र तक पहुंचना होगा, जो कि ऑस्ट्रेलिया का कोरल समुद्र है। तब उन्हें पिरामिड मिलेंगे, जो कि वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी छोर पर मौजूद गिम्पी पिरामिड है। वाल्मीकि जी ने आगे लिखा है कि इस महाद्वीप यानी शाल्मली महाद्वीप, जो कि वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है, इसको पार करने के बाद उन्हें ऋषभ पर्वत मिलेगा, जो नीचे मोतियों की माला जैसे लहरों वाला एक श्वेत बादल जैसा दिखता है। उसी के पास उन्हें सुदर्शन सरोवर मिलेगा, जिसमें
सोने जैसी पंखुड़ियों वाले चांदी जैसे कमल खिले हुए होंगे। यहाँ शायद वाल्मीकि जी माउंट कुक एवं लेक पुकाकी का वर्णन कर रहे हों, जो इस वक्त न्यूजीलैंड में मौजूद हैं, जिनका वास्तविक वर्णन उनके किए वर्णन से सटीक मिलता है। वाल्मीकि जी कहते हैं कि इन झीलों, हंसों और सुंदर पहाड़ों के साथ द्वीप को पार करने के बाद एक नरम पानी के महासागर को पार करना होगा, जो सभी प्राणियों के लिए भयावह होगा। रिंग ऑफ फायर वह जगह है जहां प्रशांत महासागर के बेसिन में बड़ी संख्या में ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। अगली श्लोक में वाल्मीकि जी इस अग्नि की भयावहता का वर्णन करते हैं कि प्रत्येक युग के अंत में यह आग अधिक ऊर्जा के साथ उभरती है और संपूर्ण सृष्टि बन जाती है इस आग का ईंधन। वाल्मीकि जी शायद ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अमेरिका के बीच पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का उल्लेख कर रहे थे। सुग्रीव ने आगे वर्णन किया है कि इस महासागर को पार करने के बाद उदय आद्री पर्वत दिखेगा। उदय का अर्थ सूर्योदय और आद्री का अर्थ पहाड़ है। उनके अनुसार उदय आद्री में पृथ्वी पर दिन की शुरुआत होती है। आज हम जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन के रूप में मानते हैं, लेकिन पृथ्वी के हर भौगोलिक बिंदु पर अंधेरा दूर होता है और दिन हर दिन एक निश्चित समय पर निकलता है। उदयाद्री यानी माउंट सनराइज को पूर्वी बिंदु के रूप में क्यों चुना गया और किसी अन्य स्थान को क्यों नहीं? रामायण के किष्किंधा कांड के श्लोकों में इसका जवाब मिलता है। इस सोमनासा के शिखर पर पूर्व में सूर्योदय होता है, जो उदय पर्वत के आंचल पर है। फिर वह दक्षिण पूर्व एशिया सहित जम्बूद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर से गुजरता है और पश्चिम में अस्तगिरी सूर्यास्त पर्वत नामक पर्वत पर अस्त होता है। फिर यह धरती के उत्तरी भाग में सुमेरु पर्वत को लांग जम्बूद्वीप के दूसरी तरफ प्रकाशित होता है और अंत में फिर इसी उदय आद्री पर्वत पर उदय होता है। इससे यह द्वीप सबसे पहले सूर्य की पहली किरणें देखता है। शायद इससे भारत का नाम भारत पड़ा हो। भा यानी सूर्य, रथ यानी प्रसन्न। वह स्थान जहाँ सबसे पहले सूर्य प्रसन्न होता है, वह है भारत। तो देखा आपने महाभारत और रामायण के समय किस तरह से दुनिया के विभिन्न बड़े बड़े देशों में उस वक्त के राजा राज करते थे। इसका उल्लेख खुद इन दोनों ग्रंथों में मिलता है, जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि महाभारत और रामायण काल के समय विदेशों का अस्तित्व मौजूद था। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का मेरा ये वीडियो? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। टिल देन, डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।